हेलो एवरीवन। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं इशूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1 यानी कि 20वीं सदी के विश्व इतिहास के मुद्दे। ये आपका बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के अंदर आपके जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। और हर टॉपिक के ऊपर हर हर यूनिट के ऊपर आपके अलग अलग वीडियो लेक्चर्स लाए जाएंगे और ये इस वीडियो लेक्चर सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। बहुत सारे लेक्चर इस सीरीज में आएंगे। इसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि जब बाद में आप लेक्चर देखें तो आपको सभी लेक्चर जो है इस पूरे सब्जेक्ट के आपको एक ही जगह पर आसानी से मिल जाए। अब यहाँ पे मैं क्लियर साफ करने के लिए बता दूं, बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 के अंदर आपके टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें 2 तो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होंगे जो आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। इसके अलावा एक सब्जेक्ट होगा आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स यानी एसईसी का, जिसमें आपको ये 5 ऑप्शन दिए गए होंगे, इनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना होगा। जो फोर्थ सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका जनरल इलेक्टिव का, और इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए होंगे, इनमें से आपने कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसमें जो हिस्ट्री डिसिप्लिन के अंदर आपको पढ़ना है इशूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1। ठीक है, तो ये जो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज के माध्यम से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, उनको सही अच्छे से कवर करेंगे, ताकि कुछ भी उसके अंदर से आपको पूछा जाता है या फिर आगे भी आपकी नॉलेज जो उसमें उस सब्जेक्ट में आपकी डेप्थ जो है वो इंक्रीज हो। तो इस फोकस के साथ हम इस वीडियो लेक्चर में आपकी जो भी क्वेरी जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। अब ये लेक्चर सीरीज कौन कौन देख सकता है? देखो, ड्यू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये जो सिलेबस में कवर करवा रहा हूँ ये ड्यू के अकॉर्डिंग कवर करवा रहा हूँ। तो ड्यू के जितने रेगुलर के कॉलेजेस हैं, इसके अलावा एसओएल के स्टूडेंट्स, और इसके अलावा जो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का सिलेबस सेम है। तो आप तो इस वीडियो लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी और यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट है तो आप अपने सिलेबस को चेक करें, अगर उस सिलेबस में जो टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ वही टॉपिक मेंशन है, तो आप भी इस वीडियो लेक्चर सीरीज को देख सकते हैं। अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर पूरे आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं, और इन 5 यूनिट्स में क्या क्या आपको पढ़ना है वो बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका जो यूनिट 1 है वो है द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, यानी कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, कुछ आपको डेफिनेशन पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं, जैसे कि कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद क्या होता है, मॉडर्निटी यानी आधुनिकता क्या होती है, इसी तरह से समकालीन युग यानी कॉन्टेम्प्रेरी एरा जो है, क्योंकि इसमें हम 20वीं सदी का इतिहास पढ़ेंगे, तो 20वीं सदी का जो उस समय का कॉन्टेम्प्रेरी एरा था वो कैसा था, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा व्हाट इज वर्ल्ड हिस्ट्री होती क्या है, इसको भी वहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट यूनिट हो गया। इस पूरे वीडियो लेक्चर सीरीज के दौरान मैं यहाँ पे जो आपकी पीपीटी है वो इंग्लिश में भी बनाऊंगा और हिंदी में भी बनाऊंगा, लेकिन जो मैं रीड करूँगा यहाँ पे वो इंग्लिश में करूँगा और एक्सप्लेन आपको हिंदी में करूँगा। तो इससे जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट जो हैं, होपफुली उन दोनों को यहाँ पे समझ में आएगा। यूनिट सेकंड जो है वो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन है वो इस यूनिट में आपको बताई जाएगी, लेकिन मेन फोकस इसमें 2 चीज़ों पर रहेगा। एक तो कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और दूसरा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इन दोनों पे आपके ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एग्जाम में मेनली आपके इन्हीं दोनों टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण क्या थे, किस कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और दूसरा इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, यानी इसका परिणाम क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या हुआ, यूरोप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और पूरी दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। ये आपका सेकेंड यूनिट में है। और इसमें ही एक दूसरा टॉपिक है आपका लीग ऑफ नेशन, यानी कि वर्ल्ड वॉर होने के बाद या उस समय जो लीग ऑफ नेशन था उसके बारे में जो अलग अलग डिटेल्स हैं वो हमें इसमें पढ़नी है। यूनिट थर्ड जो है वो आपका है रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, यानी कि रूस में किस तरह से क्रांति हुई, यूएसएसआर का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, किस तरह से उसका गठन हुआ। इसके अलावा जो सोशलिज्म के ऊपर डिबेट्स हैं, ये इसको एक टर्म बोलते हैं कॉमेंटर्न, इसके ऊपर हम आगे जब यूनिट को पढ़ेंगे उसको हम इसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन इसमें आप बेसिकली इतना समझ लीजिए, रशियन रेवोल्यूशन और यूएसएसआर किस तरह से बना था उसके ऊपर ये पूरा थर्ड यूनिट आपका डेडिकेटेड है। तो फोर्थ यूनिट की बात करें तो ये आपका फासिज्म और नाजिज्म के बाद के बेसिस पे है, और इसके अंदर आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ना है। ठीक है, यानी फांसीवाद, नाजीवाद और जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके बारे में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 5 के अंदर आपको मॉडर्निटी, राइट्स एंड डेमोक्रेसी और इसके अलावा कुछ सब टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक्स भी आपको पढ़ने हैं। जो मॉडर्निटी है इसका बेसिक आप यूनिट 1 में भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पे मॉडर्निटी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा राइट्स यानी कि अधिकार, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मताधिकार आंदोलन जो कि इंग्लैंड में हुआ था उसके बारे में, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स जो इंडोनेशिया में हुए थे उसके बारे में, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस यानी यूएनओ किस तरह से बना। इसके अलावा आर्ट एंड पॉलिटिक्स यानी कला और राजनीति, जिसमें पिकासो के जो सिद्धांत है उसको हम इसमें पढ़ेंगे। ये जो चारों टॉपिक्स है इसके ऊपर जो है
शॉर्ट नोट्स जो हैं पेपर में आते हैं, तो इन चारों टॉपिक्स को आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आप इस पे 1 या 2 पेज के 1.5-2 पेज के शॉर्ट नोट्स जो है एग्जाम में लिख पाएँ। बाकी जो क्वेश्चन है उसमें मैं जैसे जैसे यूनिट पढ़ाऊंगा उस समय आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा कि किस टॉपिक से या किस टॉपिक से आपको कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा और उसके आंसर्स आपको किस तरह से लिखना है ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर आपके मेनली 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दूसरा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इस तरह से जो भी टॉपिक्स आते रहेंगे, जो भी यूनिट्स आते रहेंगे, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, किस तरह से उसके आंसर्स लिखने एग्जाम में, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब एक बात को ध्यान रखें कि ये जो मैं पूरी वीडियो सीरीज बना रहा हूँ इसका मकसद ये नहीं कि आप एग्जाम में सिर्फ अच्छे मार्क्स ले आएँ। मेरा मकसद ये है कि ये जो पूरा सब्जेक्ट है इसकी आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो। जब आप इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा और आप इसको और गहराई में और इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे और इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मुझे क्वेरीज करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हम अपने जो भी आप स्टडीज है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखो, अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें अलग अलग तरह की क्वेरीज आती हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स तो होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जैसे यूपीएससी हो गए और बाकी भी अलग गवर्नमेंट जॉब से उनकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और उनका क्वेश्चन ये होता है कि हो सकता है इनमें इनका सिलेक्शन हो जाए। मान लीजिए यूपीएससी है तो हो सकता है इसमें इनका सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है इनका सिलेक्शन ना भी हो। तो इस तरह से इनका क्वेश्चन रहता है कि हमारा कोई प्लान बी क्या होना चाहिए। तो इसमें इन स्टूडेंट्स का तो प्लान बी के रिगार्डिंग क्वेश्चन होता है और कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि ग्रेजुएशन के बाद हमें किस तरह से क्या आगे परस्यू करना चाहिए। तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन के दौरान आपको कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है और उस सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है वो। अब जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं उन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट हो। आपको अगर जो सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं उसके अलावा किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसको भी ठीक से उसमें कवर करें। जैसे मान लीजिए आप बीए प्रोग्राम में हैं, आपके पास पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री है। ठीक है, तो आप या तो पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या किसी एक और सब्जेक्ट जो मान लीजिए आपने जनरल इलेक्टिव में पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो, आपका किसी में इंटरेस्ट हो, तो उसकी आपको प्रिपरेशन करनी है ग्रेजुएशन के दौरान ठीक से। और उसके बाद आपको उस सब्जेक्ट में मास्टर्स करना है। मास्टर में आपको सजेस्ट करूँगा किसी आप रेगुलर कॉलेज से करें, किसी अच्छे कॉलेज से करें। और अगर आपके पास कोई वहाँ पे किसी आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपके पास टाइम नहीं तो आप ओपन यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, एसयूएल से या फिर इग्नू वगैरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी से उस सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स कर लें। अगर आपका आर्ट्स का सब्जेक्ट है तो आप उसमें उस सब्जेक्ट के अंदर एमए वहाँ पे कर लें। और एमए के साथ ही जब आप इसमें इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एमए में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो उस एंट्रेंस एग्जाम की में आपका जो जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद हो उस सब्जेक्ट में से ही वहाँ पे पूछा जाएगा। अब एमए के दौरान ही आपको क्या करना है, एक एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं यूजीसी नेट। ठीक है, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन आपको जैसे ही आप एमए में एडमिशन लेते हैं आपको अपनी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के बाद क्या होगा, जैसे ही आप नेट क्वालिफाई करेंगे आप एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी भारत के किसी भी कॉलेज के अंदर, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, उन सभी के अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे ज्वाइन करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर वहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैकअप ऑप्शन की तरह काम कर सकता है, और जो ग्रेजुएशन के आगे परस्यू करना चाह रहे हैं अपनी स्टडीज़ को, उनके इस तरह से वो अपनी स्टडीज़ को आगे परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपको और हायर स्टडीज़ में जाना है तो नेट के एग्ज़ाम में ही जो कुछ ऊपर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको वहाँ पे जेआरएफ मिलता है। जेआरएफ का मतलब क्या है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। थोड़ा आगे आप इसमें जाएंगे तो आपको एसआरएफ कर दिया जाता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें क्या होता है, आपको रिसर्च करने के लिए कुछ अमाउंट सरकार की तरफ से दिया जाता है। जैसे अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे बताता हूँ 30K to 35K यानी 30 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ आपको दिए जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 5 साल तक, ताकि आप अपनी पीएचडी जो है उसको सक्सेसफुली आगे कर सकें, हायर स्टडीज़ में जा सकें। तो ये आपका एक प्लान हो सकता है कि किस तरह से अगर आप किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये आपका एक प्लान हो सकता है। और जो स्टूडेंट्स किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका ये बैकअप ऑप्शन भी इस तरह से हो सकता है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह की क्वेरीज करते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं उसको यहाँ पे समझ लेते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हिस्ट्री को पढ़ने के पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ बेसिक टर्म्स या बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं हिस्ट्री के अंदर अप्लाई होते हैं। अब देखो, हिस्ट्री को हम किसको हिस्ट्री बोलेंगे, इसको समझने के लिए हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। एक होता है हमारा प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल।
यानी कि ऐसी हिस्ट्री जिसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, यानी लिखित में हमें नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ, इसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। जैसे मान लीजिए स्टोन एज है या आइस एज है, इसके बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं है। इसमें जो और साक्ष्य मिले उसके आधार पर हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में जो भी चीज़ें रिसर्च की जाती हैं वो किसी रिटर्न रिकॉर्ड पे नहीं की जाती, उसमें कुछ लिखित वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि स्टोन एज हो गया। इसी तरह से इसके बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या है, वो जो उस समय काल था उसका रिटर्न रिकॉर्ड तो यानी कि उसको लिखा तो गया है, लेकिन वो जो लिखा गया उसका मतलब क्या है ये हम नहीं समझ पाए, यानी कि उसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए, यानी समझ नहीं में नहीं आया। इसको नॉट डिसाइफर का मतलब है हम उसको पढ़ नहीं पाए। जैसे मान लीजिए आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पे उनके पास स्क्रिप्ट है जिसको बोलते हैं पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट, यानी वो उन्होंने पिक्चर्स के माध्यम से अपने स्क्रिप्ट को लिखा हुआ है, लेकिन वो लिखना क्या चाहते थे उसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये जो पूरा समय काल होगा इसको बोलते हैं हम प्रोटो हिस्ट्री, यानी कि जहाँ पर रिटर्न रिकॉर्ड तो है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए, उसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए, उसको हम समझ नहीं पाए हैं। फिर थर्ड आता है आपका हिस्ट्री, जिसके अंदर आपका रिटर्न रिकॉर्ड भी मिलता है और उसको हम ठीक से पढ़ भी पाए हैं। तो ये जो आपकी नॉर्मल हिस्ट्री सारी चलती है वो सारी ये होती है जिसका रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल हो और उस रिटर्न रिकॉर्ड को हम ठीक से पढ़ भी पाए हो, तो वो होती है हमारी हिस्ट्री। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। प्री हिस्ट्री का मतलब वो है जिसमें कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड हमें फाउंड नहीं हुआ है, जैसे कि स्टोन एज। प्रोटो हिस्ट्री वो है जिसका रिटर्न रिकॉर्ड हमें मिला है, यानी लिखित में वहाँ पे कुछ मिला है हमें, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाए, उसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हिस्ट्री का मतलब है जिसका रिटर्न रिकॉर्ड भी मिला है और जिसको हम अच्छे से समझ भी पाएँ, तो वो होता है हमारा हिस्ट्री। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम ये डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री क्या होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रख लेना, अगर टाइम पीरियड की बात करें तो जो प्री हिस्ट्री है इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये होता है हमारा 5 लाख BC से लेके अप्रोक्सीमेटली आप मान लें 30,000 BC तक, ये होता है हमारा प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 26,000 BC से लेके 1500 BC तक, ये हमारा प्रोटो हिस्ट्री होता है। और हिस्ट्री की बात करें तो 1500 BC से के बाद से अब तक का जो समय है, या जो भी जब तक भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वो सारा टाइम पीरियड हमारा हिस्ट्री का होता है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट पूछ सकते हैं यहाँ पे 3 लाख के बाद या 30,000 के बाद यहाँ पे सीधा 26,000 कैसे आ गए, बीच में 4,000 साल गायब हो गए। तो ये जब हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप समझेंगे कि यहाँ पे क्योंकि रिकॉर्ड हमारे पास बहुत कम है इसलिए हम बिल्कुल एक्यूरेटली हम यहाँ पे नहीं बता पाते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे ये BC क्या है, इसी तरह से AD क्या है, और दो टर्म और होते हैं, एक होता है BCE और एक होता है C। तो इसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको भी यहाँ पे हम क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ रहे हैं ताकि हिस्ट्री को पढ़ने टाइम हमें कोई दिक्कत ना है, तो इसको भी एक बार हम यहाँ पे समझ लेते हैं। इसको आप समझिए, ये मान लीजिए हमारी टाइम लाइन है, ये बीच में मान लीजिए ये जो हमारा बर्थ ऑफ जीसस है। आपको जैसे पता है जो ये इंग्लिश कैलेंडर चलता है ये बर्थ ऑफ जीसस के हिसाब से चलता है, तो ये मान लीजिए बर्थ ऑफ जीसस यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसके पहले जो टाइम चलेगा वो सारा माइनस में चलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे -1, इस तरह से मान लीजिए -100, -200, इस तरह से हमारे ईयर्स चल रहे हैं। इस तरह से हमारे इस साइड में चलेंगे प्लस में, यानी 100, 200, इस तरह से मान लीजिए अभी 2022 चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टाइम पीरियड जो है चलता रहता है, इस तरह से ये पीछे जो है ये जाता रहेगा। ठीक है, अब ये जो जीसस का जिस दिन बर्थ हुआ है उसके पहले का जितना टाइम है, यानी कि जीसस के बर्थ के पहले का जितना टाइम है इसको बोलते हैं BC। BC का फुल फॉर्म क्या है, बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के आने के पहले का जितना समय है वो हमारा BC है। और जीसस के बर्थ के बाद का जितना समय है इसको बोलते हैं हम AD। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ज़्यादा जोश में आए थे, वो बोलते हैं इसका मतलब है आफ्टर डेथ, तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी क्या है, एनो डोमिनी एक बेसिकली लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है जीसस के जन्म के पश्चात, यानी कि ये जीसस के जन्म के पूर्व और ये जीसस के जन्म के पश्चात। ये है BC यानी बिफोर क्राइस्ट, और ये है एनो डोमिनी जिसका ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है जीसस के बर्थ के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म्स आपने और सुनी होंगी, एक होता है BCE और एक होता है CE। इसका मतलब क्या है, अब देखो जो कुछ हिस्टोरियंस हैं उसका मानना ये है कि हम जो अपनी पूरी हिस्ट्री है इसको हम किसी एक पर्सन या एक रिलीजियस फिगर के ऊपर क्यों माना है, किसी एक रिलीजियस, क्योंकि जीसस जो है एक रिलीजियस फिगर है, यानी कि क्रिश्चियनिटी में इनको माना जाता है, तो इनके बेसिस पे हम पूरा इसको डिवाइड क्यों करें, हम इसके हिसाब से डिवाइड नहीं करेंगे, हम तो अपना अलग सिस्टम बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया,
जो जीसस के बर्थ है मेन ईयर तो इसी को माना जाएगा, लेकिन इसके पहले का जो टाइम था इसको इन्होंने बोल दिया BCE। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। और जीसस के बर्थ का के बाद का जो टाइम है इसको इन्होंने बोल दिया CE, यानी कि कॉमन एरा। तो आपको बुक्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा हुआ मिल सकता है, आपको कहीं पे BC भी लिखा हुआ मिल सकता है यानी बिफोर क्राइस्ट, और कहीं उसी को आपको BCE भी लिखा हुआ मिल सकता है यानी बिफोर कॉमन एरा। तो BC और BCE ये दोनों सेम है, और इस तरह से AD और CE ये दोनों सेम है। तो अब होपफुली आपका जो कन्फ्यूज़न अगर किसी स्टूडेंट को, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को तो पता होगा, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे कन्फ्यूज़न है तो वो ये यहाँ पे दूर हो गया होगा। अब कुछ बेसिक टर्म्स और समझ लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ मैंने टर्म्स लिखी हुई हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हिस्ट्री हम किसको कह रहे हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद द पास्ट इवेंट, यानी पास्ट में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसकी नॉलेज को, उससे संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उसका ज्ञान अगर हम जिस शाखा में लेते हैं उसको हम कहते हैं हिस्ट्री। इसी तरह से एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है द एग्रीगेट ऑफ पास इवेंट्स, यानी पिछली जितनी भी घटनाएं हुई हैं इन सबको अगर हम जोड़ दें तो वो हमारी हिस्ट्री है। इसी तरह से एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है अ कॉन्टिन्यूस सिस्टमेटिक नैरेटिव ऑफ पास्ट इवेंट एज रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पीपल कंट्री पीरियड पर्सन एक्सेट्रा यूजली रिटर्न एज अ क्रॉनिकल अकाउंट, यानी कि किसी व्यक्ति, किसी व्यवस्थित वर्णन या किसी देश के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी पीरियड के बारे में, किसी कंट्री के बारे में, उस व्यक्ति, कंट्री या पीरियड के बारे में जो भी पास्ट में इवेंट्स हुए हैं उसका जो सिस्टमेटिक नैरेटिव है, यानी कि सिस्टमेटिक रूप से कौन कौन से पास्ट में इवेंट हुए हैं उसका जो क्रोनोलॉजिकल अकाउंट होगा, यानी कि इस साल में क्या हुआ, उसके अगले साल क्या हुआ, उसके अगले साल क्या हुआ, उसको हम हिस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग डेफिनेशन है, इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हिस्ट्री क्या है। अब ऐसा नहीं है, जो आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ये मैथमेटिक्स की तरह नहीं होते या साइंस की तरह नहीं होते जिसकी एक डेफिनेटिव डेफिनेशन आपको हर चीज़ की मिलेगी। यहाँ पे आपको कोई डेफिनेटिव डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी कि यही आपकी डेफिनेशन है। आप डेफिनेशन को बना सकते हैं, अपने हिसाब से उसको समझ सकते हैं। इसी तरह से द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट एंड टाइम्स स्पेशली इन कनेक्शन विद द ह्यूमन रेस, यानी कि मानव इतिहास से संबंधित जितने भी पिछली घटनाएं हैं उसका जो रिकॉर्ड है उसको हम हिस्ट्री बोलेंगे। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि पास्ट में जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम रिकॉर्ड रखते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं, तो वो हमारा बेसिकली हिस्ट्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक आपको आइडिया लग गया होगा कि हिस्ट्री हम किसे कह रहे हैं। इनमें से कोई भी डेफिनेशन आप एग्जाम में लिखेंगे उसको सही माना जाएगा, जो भी आपको याद रह जाए उसको। हिस्ट्री को अगर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए इनमें से किसी भी डेफिनेशन का आप यूज़ कर सकते हैं, कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने बोला आर्ट सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्टिविटी का स्कोप है। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि आप अपने अपने बुद्धि के अनुसार कुछ भी वहाँ पे लिख सकते हैं जिसका लॉजिक वहाँ पे ठीक बैठ रहा है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आंसर्स है, उन्हीं को आपको वहाँ पे लिखना है। जैसे मैथमेटिक्स जो है एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, लेकिन अगर सोशोलॉजी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, या फिर किसी लिटरेचर सब्जेक्ट की बात करें, ये सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। इसके अंदर आपकी जो अपनी मौलिक सोच है उसकी भी यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, लेकिन मैथ क्या है? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, जो उसमें आंसर आना है वही आंसर आपका भी आना चाहिए। ठीक है, अब इसी बेसिस पे हम समझते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री क्या होगी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को आगे हम और भी अलग अलग यूनिट्स में उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बारे में और समझेंगे, लेकिन बेसिक यहाँ पे समझ लेते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री और ग्लोबल हिस्ट्री एज अ फील्ड ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज एग्जामिनिंग हिस्ट्री फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री कुछ नहीं है, विश्व का इतिहास है। ठीक है, जिसके अध्ययन का हम इस तरह से अध्ययन करते हैं कि उसका वैश्विक परिप्रेक्ष्य जानते हैं कि पूरे विश्व में उस समय जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जो भी महत्वपूर्ण कार्य उस समय हो रहे थे, उसके बारे में अध्ययन जो है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री है। यानी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, हम उसको पढ़ेंगे ग्लोबल पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो ये बेसिक सारे कॉन्सेप्ट थे। कोई और आपकी क्वेरी हो कि या इस अभी जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप, अगर आप चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो बाकी के यूनिट्स हैं, जो आगे के लेक्चर्स हैं वो जल्दी से जल्दी अपलोड हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके ग्रुप्स बने उसमें आप शेयर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा सपोर्ट आप करेंगे उतनी जल्दी जल्दी मैं वीडियोस लेक्चर जो है लेके आऊँगा। और कोई आपकी क्वेरी हो, कोई आपको सजेशन हो, कुछ आप नेट JRF के बारे में या किसी और आगे ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए, कुछ और आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो में कोशिश करूँगा बनाने की।
For the time being, that's the end of the video. Thank you.